कि पूरे देश भर में केंद्रीय सरकार के विभागों के उपक्रमों के जो पद होते हैं, सबसे ज़्यादा पद एसएससी के द्वारा ही भरे जाते हैं। आज तो अगर कोई बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है, बगैर किसी के, जैसे एकलव्य ने जिस तरह से द्रोणाचार्य के पुतले के सहारे कर लिया, आज वास्तव में बच्चे उस तरह से कर सकते हैं। पहले लोग ज़्यादा होते थे, घर छोटी होती थी। अब क्या हो गया कि घर बड़े हो गए हैं, लोग कम हो गए। 20 साल तो लगभग मैं अकेले ही पढ़ाता था। तो मैंने लगभग हर सामाजिक गतिविधि, चाहे वो पार्टी हो, शादी हो या रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना, सब कुछ छोड़ दिया लगभग इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप जब एग्ज़ाम दिए और आज जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एसएससी का हो चाहे पीएससी का हो चाहे पीएससी का हो, क्या अंतर महसूस करते हैं राजीव जी, और किस पैटर्न पे पढ़ाई? कि परीक्षा देखिए हमेशा जो है उस समय काल परिस्थिति के अनुसार उस समय के लिए टफ होती है। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसी सूचनाएं, ज्ञान का आपको और अलग अलग विधाएं जब आपके पास मौजूद होने लगती हैं, तो परीक्षा नेचुरली उस हिसाब से टफ होता है। और अब सबसे बड़ी बात है, हर एक साल लगभग 1 से 2 लाख लोग उस परीक्षा में और जुड़ जाते हैं। कि जब भी चुनौती आती है, इंसान पर हो या जिस जीव पर भी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्राणियों पर इंसान हो, जब भी चुनौती आती है वो और निखार ही आता है उसमें। कि सबसे अच्छा बात वही होता है जो आप किसी को बोल के नहीं, करके बताए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा कि बच्चे जो है वो आपके बोलने से नहीं, आप जो करते हैं उससे सीखते हैं। वेबसाइट में, गूगल में जो है, सिर्फ आप युवा डालिए, युवा नाम डालिए, युवा रायपुर डालिए, आपको उसमें मेरा ही नंबर मिल जाएगा। आप दिन में 24 घंटे, रात को अगर 12, 1, 2, 3 बजे भी आपको लगता है कि नहीं हमको फ़ोन करना है, तो आप बेधड़क फ़ोन कर सकते हैं मुझे। कोई बच्चा पढ़ने के नाम से अगर मुझे रात को 12 बजे भी अगर उठाता है तो मुझे उसका कोई ऐतराज़ नहीं है। साथियों नमस्कार। आज श्री महाकाल धाम के पॉडकास्ट में हमारे अतिथि हैं एम राजीव जी। एम राजीव जी सेंट्रल जीएसटी के विभाग में अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं और बहुत ही संघर्ष के साथ, बड़ी लगन और मेहनत से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। न केवल वे बड़े सरकारी अफसर हैं, बल्कि बहुत अच्छे दिल के समाज सेवी हैं और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने क्या योगदान दिया युवाओं के लिए, आज उनसे जानेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। तो राजीव जी, आप सरकारी महकमे में लंबे समय से हैं, जी। लेकिन इस सेंट्रल विभाग में कैसे आपका चयन हुआ, कैसे आप आए और इसमें रुचि कैसे हुई, आपकी बताना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल अजय जी। उससे पहले मैं श्री महाकाल धाम पॉडकास्ट के सुनने वाले और देखने वाले सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार करता स्वागत हूँ, और है। आपको भी। धन्यवाद। और जैसा कि आपने बोला कि यह जो मैं परीक्षा है, जिस परीक्षा के माध्यम से है, यह केंद्रीय स्तर पर होती है और इसे एसएससी करके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसके द्वारा चयन होता है। जी। और आपको अजय जी मैं आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनकर कि पूरे देश भर में केंद्रीय सरकार के विभागों के उपक्रमों के जो पद होते हैं, सबसे ज़्यादा पद एसएससी के द्वारा ही भरे जाते हैं। यानी हर साल, प्रत्येक वर्ष एसएससी के माध्यम से युवाओं को एक रोजगार का एक अवसर मिलता है। जी। बहुत बड़ा अवसर मिलता है, मैं ये कहना चाहूँगा। जी। तो ये आपके बारे में जानकारी मिली कि बड़े साधारण परिस्थिति में रह करके, अभाव में रह करके आपने अपनी लगन से इस मुकाम को हासिल किया। तो क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बताना चाहूँगा बिल्कुल मैं। अजय जी, ऐसा है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अब ये था कि जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ नौकरी वगैरह करनी है, तो उस समय क्या था कि एक चुनौती थी कि उस समय, जब ये बात कर रहा हूँ मैं 1990 की, है ना? 90 का दशक था, जी। 90 के दशक के इस प्रारंभ में जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो उसके बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए करना है, किस तरह से कौन से फॉर्म भरने हैं, कहाँ क्या करना है, इसका कुछ आइडिया हमें नहीं था और मेरे जैसे युवाओं को उस समय होता भी नहीं था। हम लोग सिर्फ रोज़गार, जो समाचार एक पत्र या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो इंग्लिश में आता था वो, और कुछ कॉम्पिटिटिव मैगज़ीन्स, इसी के भरोसे रहते थे। तो इसीलिए अगर अच्छे पढ़ाई के लिए, अच्छे मार्गदर्शन के लिए कोचिंग का उस समय बहुत महत्व था, क्योंकि और उस समय सोशल मीडिया था नहीं, तो केवल पत्रिकाएँ आती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। गिली चली फिर ये छोड़ दीजिए, उस समय ना कंप्यूटर था, इंटरनेट था, कुछ भी। कुछ पत्रिकाएँ बताती थी। बिल्कुल, पत्रिकाओं के भरोसे रहना पड़ता था, या आपको
गुरु या मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए कोचिंग की भूमिका उस समय जी। बहुत ज्यादा थी जी। आज की अपेक्षा। आज तो अगर कोई बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है, बगैर किसी के, जैसे एकलव्य ने जिस तरह से द्रोणाचार्य के पुतले के सहारे कर लिया, आज वास्तव में बच्चे उस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हमारे समय में उस तरह की सिचुएशन नहीं थी। आपको पढ़ना ही पड़ता कोचिंग में। और घर की मेरी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। पिताजी भी उस समय रिटायर भी हो चुके थे, पेंशन पर घर चलता था। और मैं जैसे बार-बार बताता हूँ कि पहले के लोग अपने परिवार में जो भी लोग जो नौकरी पेशा थे, उन लोगों को अपने परिवार से ज़्यादा अपने घर के माँ-पिताजी को, परिवार को, आस-पड़ोस को, सबको लेकर चलते थे उस समय के लोग। जी। है ना? उनके अंदर ये भावना नहीं थी कि हमारा बच्चा या हमारा घर अच्छा हो जाए, उस तरह की भाव नहीं थी उस समय। इसके वजह से घर में आर्थिक तंगी शुरू से ही बनी रहती थी, क्योंकि माँ-पिताजी का सोच ये था कि हमारे परिवार में, गाँव में कोई लोग हैं, जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, कोई पढ़ नहीं पा रहा, किसी घर में कोई ज़रूरत है, बीमारी है, कोई जी। चिकित्सा की आवश्यकता, तो उसमें पैसे, तो इसके लिए उतना पैसा नहीं था। तो जब कॉम्पिटिटिव कोचिंग के लिए, कोचिंग करने के लिए जब मैं प्रयास किया, तो कोचिंग के पैसे ही नहीं थे, कोचिंग करने के लिए। और वो कोचिंग जब मैं गया, तो आज भी जैसा आज भी जो हालत है, उस समय भी वही था कि कोचिंग जो है काफ़ी महँगी, उस समय आज अगर आज के हिसाब से महँगी है, तो उस समय के हिसाब से महँगी बिल्कुल, थी। बिल्कुल। तो उस कोचिंग के पैसे देने के पैसे नहीं थे, और कई मिन्नतों और कई विनती के बाद भी किसी कोचिंग वाले ने कभी अपने पर तरस भी नहीं खाया। और जनरली क्योंकि वो भी एक व्यावसायिक उनका उपक्रम रहता है कोचिंग, कि बच्चों से फीस लेके उनका घर और उनका रोजी-रोटी चलती है। तो अगर किसी को, गरीब को या कोई जो आर्थिक रूप से अक्षम है, जी। वो पढ़ाएँगे, ऐसा संभव नहीं था। तो मेरे साथ भी वही था। तो कोई तरीका नहीं था। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे जैसे कुछ बच्चों को साथ लेकर हम उस समय पढ़ाई के लिए, कि अपने से, बगैर कोई गाइडेंस के, वही जैसे मैं फिर वही एकलव्य वाली बात बोलेंगे, सिर्फ़ हमने एक पुतला को ही मान लीजिए, किसी गुरु का ही मान लिया कि भई इनके, और कोई तरीका नहीं था। और उस समय मैं जहाँ रहता था, घर में किसी के घर में इतना सुविधा या जगह होती नहीं थी। पहले लोग क्या है, पहले लोग ज़्यादा होते थे, घर छोटी होती थी। अब क्या हो गया कि घर बड़े हो गए हैं, लोग कम हो गए। लोग कम हो गए हैं, है ना? तो उस समय ऐसा था कि तो इसीलिए किसी घर में ऐसा सुविधा नहीं थी कि उस घर में जाके 5-10, 8-10 बच्चे बैठ के पढ़ लें। तो हम लोग मोहल्ले के बाहर, बस्ती के बाहर एक नीम का पेड़ होता था, चबूतरा रहता था, जिसमें बुजुर्ग लोग कुछ ताश खेलते थे, अपने समय करने के लिए बच्चे लोग कंचे खेलते थे। और उसमें कुछ कोई खेल रहा है, वो कुछ कर रहा है, उसी बीच में हम लोग 8-10 बच्चे, उसी में हम लोग, हमारा क्लासरूम था। वही सूरज के नीचे और वो पेड़ के जो छाँव में, चाहे धूप हो, बरसात हो, वो ठंड हो, उसी में बैठ के हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसी तरह से हमने अपनी पढ़ाई की और सफल हुए। और आपको अजय जी बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि न सिर्फ मैं, बल्कि मेरे जो भी साथी उस समय पढ़ रहे थे, सभी लोग अच्छे केंद्रीय सरकार में और राज्य सरकारों में अलग-अलग अच्छे-अच्छे पदों में गए। तो बस उसी समय एक मन में जो है, एक बात आई कि चूँकि उस समय मेरे साथ जो हुआ, जनरली आदमी हमेशा वही होता है कि जब आप अपने साथ बीतती है, उसको याद रहता है। तो मैंने उस समय एक प्रण लिया था, संकल्प लिया था कि अगर ईश्वर कभी मुझे इस लायक बनाया कि मेरे पास धन की आवश्यकता ना हो, या धन की कमी ना हो, या कुछ इस तरह से, या मेरी जो आवश्यकताएँ पूरी हो, तो मैं फिर उस लिए मैं सोचा कि कोई बच्चा मेरे नज़र में, कोई समाज में कोई ऐसा बच्चा को मैं ये ना वंचित, शिक्षा से वंचित ना हो, मार्गदर्शन से वंचित ना हो, मैं उनको मार्गदर्शित करूँगा, और बगैर कोई उसको पैसा खर्च किए, यानी उसको पैसे के अभाव में ना पढ़ पाए। तो ऐस चयन आपका कितनी बार में हुआ? चयन देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताऊँ, एक संजोगिक है, या शायद माता-पिता या ईश्वर का आशीर्वाद था कि पहली बार हमने अप्रैल 1992 में परीक्षा तैयारी कोचिंग शुरू की। और ये जिस पद पर हूँ, 1992 में ही दिसंबर में परीक्षा हुआ था। जी। पहली बार में ही चयन हुआ, और मैं एज़ ए सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुआ, और यहाँ रायपुर में मैं पदस्थ हुआ उसके बाद। छत्तीसगढ़ में आने के बाद आपके साथ एक बड़ी बातें जुड़ती गईं जी। कि आप अकेले बच्चों को पहले शुरू किया पढ़ाना, जी, जी, जी। प्रतियोगिता के लिए तैयारी जी। करवाया आपने। जी, जी। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हाँ, दरअसल मैं यहाँ पर वर्ष 1994 में, यहाँ पर मैं झारखंड जमशेदपुर का हूँ, रहने वाला हूँ। और यहाँ 1994 में इस नौकरी की वजह से, इस सेवा की वजह से मैं यहाँ पर आया रायपुर में पहली बार। उस समय तो छत्तीसगढ़ बना भी नहीं था। अविभाजित मध्य प्रदेश में मैं रायपुर में आया, और मैं ये सोच रहा था कि बच्चों को
जिस तरह से मैं सफल हुआ हूँ, और आपको पता भी होगा कि हर व्यक्ति का रहता है कि जो जिसमें अच्छा रहता है वो सोचता है कि अगर कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है, वो सोचता है सबको मैं सिखा दूँ करके। बस उसी तरह मेरे अंदर थी कि भई अगर पढ़ाई इस तरह से पढ़ाई करके आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं, तो मैं लोगों को बता दूँ, ऐसा लगता था। बहुत अच्छा। तो वो बस यही सोच के कारण मैं सोचा कि मैं प्रयास करूँ बच्चों को। तो मैंने देखा कि हमारे विभाग में और केंद्र सरकार के दूसरे विभागों में मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ के बच्चों की प्रतिनिधित्व बहुत कम है, लोगों का, ना के बराबर था उस समय, 1994 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे मन में आई कि भई विभाग यहीं पर, बैंक यहीं पर काम कर रहा है, रेलवे का विभाग यहीं पर है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क का, इनकम टैक्स का विभाग है, सब जल संसाधन में कई सारे विभाग हैं, केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, कई सारे बैंक हैं, उसी तरह इंश्योरेंस सेक्टर है कई सारे। तो इसमें छत्तीसगढ़ के लोग क्यों नहीं हैं? ये मन में मेरे एक प्रश्न का चोट जी, लगा है। जी। तो मैंने बच्चों से मिलने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए प्रयास किया। संजोग से शुरू में सफल भी नहीं हो पाया। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते मुझे 7 साल लगे, 1994 से 2001 में 7 साल लगे, जब मेरे पास एक पहला बच्चा, जो बहुत दूर में यहाँ से म कसडोल सरसीमा के पास का बच्चा, एक सतनाम का था, सतनामी जाति का, वहाँ पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल में पढ़ता था। खगेश मनहर उसका नाम आज भी मुझे याद है। वो पहला बच्चा मेरे पास पढ़ने आया, और उस समय उसके पास सही ढंग से बोलने की और कुछ सोचने की या कुछ आगे बढ़ने की भी उसके अंदर ये नहीं थी। लेकिन वही हुआ कि धीरे-धीरे घर से ही मैंने प्रयास घर से ही शुरू किया, और करते-करते वही बोलते हैं ना, जब आप एक अच्छे मन से शुरू करें कोई काम, भले ही 7 साल मुझे लगे कि शुरू करने में, लेकिन फिर कई साल घर में करने के बाद लगभग 5-7 साल, 8 साल घर में, जब ड्राइंग रूम में ही हमारी क्लास चलती थी, सभी सोफ़ा को, डाइनिंग टेबल को सबने हमने हटा दिया। उसके बाद हम देखे कि वो उस कमरे में से हटकर, जब हमको लगा कि नहीं, हमको कहीं एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर मिल जाए, तो बंगाली कालीबाड़ी समिति ने हमें फ्री में, उन्होंने स्कूल में एक कक्षा दिया कि भई आप स्कूल के बाद आप 2 घंटा यहाँ पर क्लास ले सकते हो। हालाँकि उन लोग जो है, कुछ संस्थाओं को उन्होंने और भी दिया था, लेकिन उन सब से वो किराया लेते थे, लेकिन मुझे उन्होंने फ्री में दिया था। मैं इसके लिए उनका आज भी एहसानमंद हूँ। एक बच्चे से आपकी जो जी। यात्रा शुरू हुई, जी। आज आपके पास 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। जी, अभी तो वर्तमान में 100, और सबसे बड़ी बात अजय जी, ये जो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि 100 आज पढ़ रहे हैं 100, ऐसा नहीं। ये कई पिछले 25 सालों से ये क्रम चला आ रहा है, और कोरोना के दौरान तो हमने ऑनलाइन भी पढ़ा है। जी। तो इस माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी 25 सालों में मैंने लगभग 20,000 बच्चों को अपना मार्गदर्शन दिया है, बहुत बच्चों को अच्छा, प्रतियोगिता परीक्षाओं बहुत के। अच्छा। जी। और उसमें चयन भी हुए हैं सारे बहुत से बच्चे। बिल्कुल, हमारे बच्चे जो है बहुत छोटे से पद से लेकर, पटवारी जैसे छोटे से पद से लेकर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, है ना? रेलवे में ड्राइवर, टीटी, गार्ड, बैंक में क्लर्क, मैनेजर, इस एक तरह जो कई लोग हैं। हाँ, एक जिज्ञासा है मेरी राजीव जी कि सेंट्रल डिपार्टमेंट में आप हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी वाले पद में हैं, जी। बहुत काम रहता है। एक व्यक्ति ऑफ़िस के लिए ही पूरा हो जाता है। जी। उसके बाद आप समय निकालते हैं जी। बच्चों के लिए, शाम के आके थके हारे, और फिर बच्चों को कोचिंग करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप तैयार करते हैं। जी। ये ताकत आप कहाँ से पाते हैं? कैसी प्रेरणा दरअसल लेकर? मैं अजय जी, मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँ कि देखेंगे कि आप इसको आप, मैं एक छोटा-सा उदाहरण देके बताना चाहता हूँ, हमारे साथ कैमरामैन है, सब उन लोग को भी बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे रोड में जब ट्रैफिक सिग्नल जहाँ रहता है, तो लोग जब गाड़ी लगाते हैं, तो देखेंगे कि गाड़ियों लगाने की होड़ लगी रहती है कि सबसे आगे मैं खड़ा हो जाऊँ, ताकि सिग्नल ग्रीन होते ही मैं आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन क्या होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, हमारे साल में एक समय ऐसा आता है, जब अप्रैल, मई, जून की कड़ाके की गर्मी जब पड़ती है, तब देखेंगे कि सिग्नल में आगे नहीं, पीछे खड़े होने की होती है, और पीछे लोग वहाँ खड़े होते हैं, जहाँ कोई पेड़ का छाया रहता है ना, छाँव रहती है, तो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, पीछे खड़े होते हैं कि भई जहाँ से हमको, लोगों को वहाँ पर अब आगे बढ़ने की होड़ नहीं रहती, अब लगती है कुछ छाँव में खड़े रहें। मेरे मन में बस अजय जी यही सवाल आता है कि उस पेड़ के जब छाँव के नीचे हम खड़े होते हैं, तब क्या कभी हमने ये सोचा कि वो पेड़ किसने लगाया है? क्या बात! और वो जिसने लगाया, वो क्या कभी सोचा क्या कि
इस फला आदमी यहाँ पर खड़ा होगा। क्या बात। बस यही एक भाव थी मन में कि मैं जो आज यहाँ पर बना हूँ, मैं एकमात्र जानता हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसी विशेष प्रतिभा नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी बुद्धि नहीं है। घर वालों के पास इतना धन भी नहीं था कि मुझे धन से वो कुछ ऐसा कर दें, है ना? तो मैं इसीलिए समझता हूँ कि मैंने कई लोगों से, समाज में कई लोग गुरु रहे हैं या जो साथी लोग हैं, जो मुझे हो सकता है मुझे उस समय पढ़ाए हों, बताए हों, जी। मुझे बोलना सिखाया, चलना सिखाया। मुझे लगता है कि आज वक़्त ये है कि जब मैं सक्षम हुआ, तब मैं सोचता हूँ कि ऐसे जो लोग, जो समाज के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनको आगे कौन बढ़ाएगा? अगर सब अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए सोचेगा, उनके लिए कौन सोचेगा? बस यही भाव मन में लाकर आपको, ये आपने चूँकि एक आज दुखती रे रग छेड़ दी है, क्योंकि अगर मेरी वाइफ़ होती और ये होती तो वो शायद आज उनको बहुत आनंद आता जब भी या मेरे परिवार वाले और भी लोग होते तो। उन लोगों को हमेशा यही शिकायत रहती थी कि पिछले 20 साल तो लगभग मैं अकेले ही बढ़ाता था, कोई साथी नहीं था, कुछ नहीं था। हर रोज़ शाम को कालीबाड़ी में शाम को 6 बजे चाहे बुखार हो, तबीयत खराब हो, कई बार घुटने क ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उस समय भी वहाँ जाकर बच्चों को पढ़ाना। तो मैंने लगभग हर सामाजिक गतिविधि, चाहे वो पार्टी हो, शादी हो या रिश्तेदारों के यहाँ आना-जाना, सब कुछ छोड़ दिया लगभग, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इसमें मैं मानता हूँ कि मेरे परिवार वालों का और सभी लोगों का बहुत योगदान भी रहा है उनका, कि उन्होंने कभी इस मामले में उन्होंने ये भी नहीं कि हो सकता है कि अगर वो मुझे ये परेशान करते या उनको लगता है कि नहीं, नहीं हमें हमारा समय ये क्यों बच्चों को दे रहा है। लेकिन शायद वो भी इस बात को समझे कि नहीं, ये जो काम है, निस्वार्थ भाव से एक अच्छे मकसद के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने ये किया। और अजय जी, सबसे बड़ी बात है, वो ही बोलते हैं कि जब आपकी नियति में नेक हो, है ना? जब आप नेक नियति से कुछ काम करेंगे, तो ईश्वर भी उसकी मदद करता है। बहुत अच्छी बात। तो शायद इसी चीज़ के लिए आज आपको मैं बताता हूँ, आज आपको बहुत सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। अच्छे-अच्छे जो संस्थाएँ हैं, क्लब्स हैं, उन लोग भी महीना में 1 या 3 महीने में 1 बार बैठते हैं, एक बैठक करते हैं, उसमें भी लोग नहीं जुड़ते हैं। और बगैर आज तक किसी पेपर में, किसी होर्डिंग में आज तक हमने 25 सालों में एक भी ऐड कहीं नहीं दिया, कोई विज्ञापन नहीं है। उसके बाद भी कोई, शायद ही कोई साल के, इन 25 साल के 365 दिन के, जो हर साल के 365 दिन होते हैं, उसमें शायद ही कोई एक दिन ऐसा होगा जिस दिन हमारे पास बच्चे 50 या 100 से कम रहे हों। हमेशा बच्चे और हमने कहीं प्रचार भी नहीं किया। लोग एक-दूसरे, जो बच्चे सफल होते गए, उन्होंने दूसरों को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला। इस तरह करते-करते ये देखिए आज शायद उसी का परिणाम है, सुपरिणाम है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आपने मुझे आज इस बहुत सब। बड़ा योगदान है राजीव जी आपका, और जी। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आप एक बहुत बड़े प्रकाश स्तंभ हैं कि आपके जैसे लोगों के कारण बहुत से युवाओं में एक उम्मीद जागती है। और मैं तो ऐसी आशा करता हूँ कि हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे युवाओं को, दूर दूर के युवाओं को इसकी जानकारी मिले कि एम राजीव जैसी शख्सियत है जो स्वागत करती है बच्चों को, आए पढ़ें, जी। अच्छी नौकरी के लिए अपने मुकाम हासिल करें। तो जो अभी बच्चे वर्तमान में पढ़ रहे हैं, इसमें आपके साथ साथ और कौन पढ़ाता है? उसमें अकेले आप हैं कि अभी और भी साथी हैं? नहीं, नहीं, अभी हमारे साथ और हैं, चूँकि क्या हुआ, मैंने जैसे बताया अजय जी, पहले शुरुआत में कभी कोई प्रयास करता है, तो समाज में एक ऐसी धारणा है कि सबसे पहले आदमी एक नकारात्मक तरीके से सोचना शुरू करता है कि ऐसा कर रहा है तो इसको क्या फ़ायदा है? क्या कहीं कोई पार्षद बनना चाहता है, विधायक बनना चाहता है, या कुछ क्या पैसा कमाना चाहता है, या कुछ और को उद्देश्य है क्या? धीरे-धीरे लेकिन ये एक बात है कि अगर आप सच्चे मनोयोग से जुटे रहें, तो सभी सारी भ्रांतियाँ, सब लोगों का सारा जो अविश्वास है, सब दूर हो जाता है। वही मैं जैसे थोड़ी देर पहले आपसे बोल रहा था कि जो लोग मुझे पहले शक की निगाहों से देखते थे, अब वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। उन लोगों को लगता है कि नहीं, इससे बड़ा कोई काम कर नहीं रहा, हम लोग भी इसमें योगदान दें। और आज इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट के चाहे साथी हों, चाहे वरिष्ठ साथी हों, बैंक में मैनेजर्स हों, कॉलेज के प्रोफ़ेसर्स हों, दूसरे डिपार्टमेंट, पीएजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट ऑडिट ऑफ़िसर हों, दूसरे विभाग के लोग हों, उन लोग सब आज, उन लोग अपना समय दे रहे हैं, समय देते हैं। तो आज जो है, बल्कि आज बहुत अब अच्छा। मैं थोड़ा-सा, मैं अब निश्चिंत हो गया हूँ, थोड़ा-सा बल्कि फ्री हो गया हूँ। एक पहले टीम बन गई है आपकी। अब एक टीम बन गई है, लोग आके निस्वार्थ भाव से, वो बिना किसी इसके वो सेवा देते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा जो आप, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये तो सेवा वाली बात है, जो पढ़ाने वाली बात है। अजय जी, आपको और मैं बताना चाहता हूँ, जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के सफल हुए, ठीक है, उनमें से अधिकांशतः तो हो सकता है शायद नहीं कर पाएँ, लेकिन कुछ बच्चों के आज भी मन में ये बात है कि नहीं, सर के वजह से आज हमारा जीवन बना है।
तो हम जो है उन बच्चों को कैसे हम और बहुत बच्चों को आगे बढ़ाएं, बहुत तो अच्छा। वो न सिर्फ अपनी सेवा देते हैं बल्कि अपना वेतन का भी कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, वाह! जिसके कारण आज हम सिविल लाइंस में रायपुर में किराए के इसमें चला भी रहे हैं संस्था, और बच्चों को हम पढ़ा भी पा रहे हैं उसकी वजह से, उनके वजह से। आप जब एग्ज़ाम दिए और आज जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एसएससी का हो, चाहे पीएससी का हो, चाहे पीएससी का हो, क्या अंतर महसूस करते हैं राजीव जी और किस पैटर्न पे पढ़ाई में बदलाव आया है, बताना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, पहले हमेशा पढ़ाई का मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आज कई बच्चे जो है मुझसे ही बोलते हैं कि आज कोई बच्चा पीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है। वो बोलता है, सर 2003 का पीएससी है, 2005 का पीएससी है, 8 का भी है, 11-12 का है। कितना सर आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो धीरे-धीरे टफ होते जा रहा है। तो चूँकि मैं इस पर बच्चों को भी आपके माध्यम से ही बोलना चाहता हूँ कि परीक्षा देखिए हमेशा जो है उस समय काल परिस्थिति के अनुसार उस समय के लिए टफ होती है। बाद में धीरे-धीरे जैसे-जैसी सूचनाएँ, ज्ञान का आपको और अलग-अलग विधाएँ जब आपके पास मौजूद होने लगती हैं, जी। तो परीक्षा नेचुरली उस हिसाब से टफ होता है। और अब सबसे बड़ी बात है, हर एक साल लगभग 1 से 2 लाख लोग उस परीक्षा में और जुड़ जाते हैं। तो नेचुरली कॉम्पिटिशन का स्तर बढ़ जाता है, कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा कड़ा हो जाता है। लेकिन हाँ, यही बात है, मैं हमेशा अजय जी ये बात बोलूँगा कि जब भी चुनौती आती है, इंसान पर हो या जिस जिस जीव जीव पर भी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्राणी हो, इंसान हो, जब भी चुनौती आती है, वो और निखार ही आता है उसमें। वाह! है ना? वो वंश समुदाय आगे बढ़ता ही है। और हम लोग ये देखते भी हैं, चाहे विदेशों से भी हम देखें, कहीं भी देखें, इसी चीज़ के लिए आज पाश्चात्य देश ये सब आगे बढ़े हैं, सिर्फ़ उसी कारणवश। उनके पास कोई साधन नहीं था, संसाधन नहीं था, इतिहास नहीं था, लेकिन उनके चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया उसे, उस रूप में। तो बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, जी, तो जी। निश्चित रूप से बच्चे आपसे बड़ी प्रेरणा लेते हैं। जी। तो आप उनको क्या संदेश देते हैं? बेसिक बातें क्या नैतिकता की, हाँ जी। आदर्श की बताते जी, जी। बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, मैं तो बोलता हूँ कि एक बात अजय जी, कि सबसे अच्छा बात वही होता है, जो आप किसी को बोल के नहीं, करके बताएँ तो ज़्यादा अच्छा लगता बहुत है। अच्छा है। है ना? लोग, और हम बोलते भी हैं आज हमेशा बच्चों के बारे में, आपने सुना भी होगा, हमारे बच्चे माँ-पिताजी जो है स्कूल में टीचर हैं, कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं। कई लोग मेरे पास भी शिकायत लेके आते हैं, माँ-पिताजी क्या है, हमारे बच्चा हमारा सुनता नहीं है। लेकिन भूल जाते हैं कि हम लोग, कि बच्चे जो हैं वो आपके बोलने से नहीं, आप जो करते हैं उससे सीखते हैं। तो जब बच्चे देखते हैं कि नहीं, हमारे सर के पास वो हमारे लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, लोगों को, हमारे टीचर्स को लाते हैं ढूँढ के, हमको पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। बल्कि मैं तो बहुत ही बच्चों से कटु शब्दों में, कड़वे भाव से बोलता हूँ। लेकिन ये बच्चों का बड़प्पन है कि जो बच्चे अपने माँ-बाप का कड़वी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, उससे माने दूर भागते हैं, वो बच्चे जो मेरी कड़वी बात सुनने के लिए ललायत रहते हैं कि नहीं सर कब हम लोग को डाँटे, क्योंकि उनको मालूम है कि इस डाँट के पीछे प्यार छुपा है उनको आगे बढ़ने का। तो ये एक चीज़ है, और दूसरी बड़ी बात है, जब देखते हैं बच्चे कि जो सर हमारे कुछ कोई बगैर स्वार्थ के इन 25 सालों में उन्होंने युवा संस्था में, इस संस्था से एक नया पैसा भी नहीं लिया है, बल्कि उल्टा अपने सैलरी का आधा से ज़्यादा हिस्सा खर्च किया है। तब वो जब वो कोई भी जिस पद पर भी वो जाते हैं, है ना? चाहे पटवारी हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो उसके नज़र में ये नहीं रहता है कि मैं वो किसान से कैसे किसी काम के लिए पैसा ऐंठूँ। बल्कि मेरे बच्चों ने ये साबित किया है, कई बार इसको मैं दूसरों के मुँह से भी सुना हूँ, मुझे तो उन बच्चों ने नहीं बताया, कि दूसरे लोग, दूसरे विभाग के लोगों ने बताया, "अरे! पता नहीं उस जगह कौन है पटवारी, कहाँ से लड़की है, लड़का आ गया है, जो किसानों को ऋण पुस्तिका अपने पैसे से खरीद के दे रहा है, वाह! या कुछ अपने से करके दे रहा है।" एक छोटा-छोटा उदाहरण बता रहा हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चों को, और भी लोग अगर कभी ऐसा मौका मिला, आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो युवा के बारे में कुछ जानते होंगे, तो ज़रूर ये बताएँगे कि युवा के बच्चे जो है सिर्फ़ शिक्षा से लेकर सफल नहीं हो रहे, बल्कि उस शिक्षित के साथ, संस्कार के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ़िस की बहुत व्यस्तता रहती है आपकी, जी, बड़ी ज़िम्मेदारी है। जी। तो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी तैयारी कैसे करते हैं? कब समय मिलता है आपको या किस तरह से, किस पैटर्न से आप अपनी तैयारी करते हैं? जी, जी। देखिए, मैं वही बोला अजय जी, देखिए जैसा कई लोग हैं जो जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं, अगर जिनको फ़िल्मों का शौक हो,
वो फ़िल्म देख लेते हैं, जिनको गाने के शौक है वो रास्ते में आते-जाते कार में ही गाने सुन लेते हैं। बिल्कुल। उसी तरह से जो कि मेरा रुझान बच्चों को खुद पढ़ने और दूसरों को पढ़ाने में है। मैं आज भी पुस्तकें पढ़ता हूँ, आज भी जो रायपुर में जितने मैगज़ीन्स आते हैं या जितने पेपर आते हैं रोज़, मैं प्रयास करता हूँ रोज़ उसको सुबह जल्दी उठ जाऊँ या रात को सोने के पहले थोड़ा पढ़ लूँ, जानकारी कर लूँ, ताकि इस चीज़ से इस तरह से काम करते हुए भी, लेकिन चूँकि शौक है ये चीज़ आपको, वो बोझ नहीं लगता है। जो चीज़ आपको शौक रहता है वो कभी बोझ नहीं बनता आप पर। आप उसको जो है उस तरह से कौन सा विषय आपको ज़्यादा प्रिय है जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते मेरा जो है सबसे ज़्यादा प्रिय सब्जेक्ट है सामान्य ज्ञान जो है। सामान्य ज्ञान मुझे, हालाँकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, जी। लेकिन जब बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए जब मैंने इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा या अन्य विषय पढ़े, अर्थशास्त्र पढ़े, तब लगा कि कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हम इससे सीखते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। फिर रुचि आने लगी धीरे-धीरे। अब ऐसा हो गया कि अब मुझे साइंस कम और आर्ट्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ज़्यादा आता बहुत बढ़िया। है ना? और उसके अलावा थोड़ा मैथ्स का, चूँकि साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैथ्स पर भी रुचि है, मैथ्स को भी बच्चों को पढ़ाने का। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि बच्चों को जो है पढ़ाई भी जो है एक बोझिल तरीके से नहीं, उनको किस तरह से हम मनोरंजक तरीके से, आम जीवन के तरीके से उनको किस तरह से बताएँ। जैसे कई बार एक प्रश्न आता है मन में कि भई जो जो हम लोगों को गर्मी लगती है, वो सूरज के कारण गर्मी लगती है। सूरज हमारे ऊपर है, उन्हीं की से गर्मी आती है, लगती है। तो जो नीचे जो बैठा हुआ आदमी है, वो तो उसको कम गर्मी लगेगी, जो बहुत ऊपर मान लीजिए पहाड़ों पर या 10 माले वाली बिल्डिंग में बैठा, उसको कम लगेगी गर्मी। तो आम तौर पर एक धारणा ये होती है कि हाँ भाई, वाक़ई में सूर्य के जो जितना नज़दीक जाएगा, उसको जितना ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो फिर मैं वही बच्चों से पूछता हूँ कि फिर क्यों पहाड़ों में लोग जो गर्मी की छुट्टी में पहाड़ों में क्यों बिताने जाते हैं? बे तो वो तो सूरज के नज़दीक है, पहाड़ों में क्यों लगती है? तब फिर उनको बताना पड़ता है, बताते हैं कि भई सूरज से जो सबसे ज़्यादा गर्मी जो है, विकिरण का कारण होता है, जो धरती सोखती है, उस सोखने के बाद जो फैलाती है उसको विकिरण के माध्यम से, उससे हमको ज़्यादा गर्मी का अनुभव होता है। तो बच्चे इस चीज़ को सीखते हैं, सुनते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ भई ये चीज़ है। अगर वही चीज़ हम साइंस को बोझिल तरीके से बताएँ, करें, तो फिर उनको ये नहीं होगा। आपने संस्था का कोई नाम रखा है राजीव जी? जी, जी, हमारी संस्था का नाम युवा करके है, युवा है। खाली युवा? हाँ जी, बिल्कुल युवा। कोई अगर दूर-दराज का बच्चा पढ़ना जी। चाहे तो उसको क्या कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? वो किसी के माध्यम से कैसे आएगा? देखिए ये आपने जो आज का शायद हमको लगता है जो पॉडकास्ट का उद्देश्य था, जिस चीज़ के लिए मैं आया था, वो भी यही था कि जी। हम यही चाहते हैं कि चूँकि मुझे मालूम है श्री महाकाल धाम पॉडकास्ट जो है आज पूरे छत्तीसगढ़ में जी। और भी जगहों में सुनी जाती है। जी, देखा। कई कई कारणों से सुनी और देखी जाती है ना? और इसमें क्योंकि अलग-अलग विषय, अलग-अलग व्यक्तित्व को आप बुलाते हैं, जी। तो उस कारण से बहुत फ़ेमस है। तो मैं भी आज वही सोच रहा था कि इस पॉडकास्ट को जो भी लोग सुन रहे हों या देख रहे हों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज वेबसाइट में, गूगल में जो है सिर्फ़ आप युवा डालिए, युवा नाम अच्छा। डालिए, युवा रायपुर डालिए, जी। आपको उसमें मेरा ही नंबर मिल जाएगा। वाह! आप दिन में 24 घंटे, रात को अगर 12, 1, 2, 3 बजे भी आपको लगता है कि नहीं हमको फ़ोन करना है, तो आप बेधड़क फ़ोन कर सकते हैं। मुझे कोई बच्चा पढ़ने के नाम से अगर मुझे रात को 12 बजे भी अगर उठाता है, तो मुझे उसका कोई ऐतराज़ नहीं है। तो अगर बच्चे इस माध्यम हमारा रायपुर में सिविल लाइन्स में सीएम हाउस के पास हमारा संस्था है युवा नाम से, वहाँ सेंटर है, वहाँ हम क्लास करते हैं। तो कोई भी बच्चा वहाँ आके आ सकता है और बगैर कोई झिझक के। और हम तो ख़ासकर जो आप अभी बोल रहे थे, इसके अलावा हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर संडे एक स्पेशल क्लास करते हैं। अलग-अलग व्यक्तित्व को, जैसे आप अलग-अलग व्यक्तित्व को बुलाते हैं, उस तरह से मैं भी कोशिश करता मोटिवेशन हूँ के कि लिए। हाँ, बच्चों को बुलाऊँ, बच्चों को दिखाऊँ कि आईएएस कैसे होते हैं, आईपीएस क्या होता है, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स कमिश्नर कैसे बनते हैं, जीएसटी कमिश्नर कैसे बनते हैं। इस तरह से लोगों को या अलग-अलग समाज कल्याण विभाग के संचालक को इस तरह से वो काम किस तरह करते हैं, उन्होंने कैसे आगे बढ़े, खेल-कूद के क्षेत्र में, फ़िल्मों के क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र में। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बच्चा पढ़ लिख के प्रतियोगिता परीक्षा यही माध्यम से आगे बढ़े। अगर वो खेल के माध्यम से भी आगे बढ़ जाए, संगीत के माध्यम से भी आगे बढ़ जाए, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। मैं चाहता हूँ बच्चे प्रेरणा लें, बस आगे बढ़ें। वाह! अच्छा, ये जो संस्था है राजीव जी युवा के नाम से, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई क्राइटेरिया ऐसा आपने रखा नहीं है? कोई भी युवा आके प्रवेश ले सकता है, तैयारी कर सकता है? बिल कोई ऐसा अनुभव है आपका जो आपने एकदम दूरस्थ गाँव के किसी युवा को प्रेरित किया हो और आपके यहाँ आके वो सफल हुआ हो, बताना चाहेंगे?
मैं तो देख के अभी आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर शहर के मैं बच्चे से लेकर शुरू करता हूँ, रायपुर शहर के बच्चे से। एक बच्ची मेरे पास आती थी, जिसके पास पहनने का भी कपड़े ढंग से नहीं थे, एक आधी कपड़ा उसके पास होता था, है ना? एक सिर्फ़ एक जोड़ी कपड़े थे, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि उसने उसको धोया-सुखाया, अगले दिन तक सूखा नहीं, तो हो सकता है उस बच्ची को कॉलेज भी नहीं जाती थी और ये नहीं करती थी। ओह! ऐसा भी स्थिति था। और उसके अलावा मैंने देखा कि वो बच्ची जो है आगे चलकर उसके मन में एक सब तमन्ना थी कि मेरे पास एक साइकिल हो जाए, भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करते थे, है ना? और आज देखिए उस बच्ची जो है अब कार आपने अपना पढ़ाया मेंटेन उसको। करती, पढ़ाया, वो सफल हुआ, बच्ची उस तरह सफल हुई। उसी तरह दूरस्थ के जैसा बोलेंगे जगदलपुर में, दंतेवाड़ा में अभी मेरे एक बच्चा है जो कोडेनार गाँव, जो जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच में रोड किनारे जी, एक छोटे से झोपड़े में रहना, और कोई वहाँ पर उस गाँव में भी कोई ऐसा नहीं कि कोई बताने वाला हो, कोई करने वाला हो। लेकिन वो बच्चा जो है वो खुद एक स्वप्रेरणा से कैसे आगे बढ़ें, कैसा करें, है ना? आज वो बच्चा जो है सहायक परियोजना पर पदाधिकारी के पद पर पदस्थ है। वाह! वो एक बच्ची जो है जिन बचपन में ही जो 4-5 साल की उम्र में जिसके पिताजी नहीं रहे, माँ पढ़ाने वाली कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं, वो बच्ची जो है ट्यूशन पढ़ा के, सिलाई-कढ़ाई करके अपने स्कूल का खर्च, बाद में बड़ी हुई तो ट्यूशन पढ़ा के अपने कॉलेज का खर्च, और कॉलेज के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचा उससे उठा के यहाँ पर रायपुर आई। यहाँ पर रह के उसने पढ़ाई किया और पूरे छत्तीसगढ़ में उसने टॉप किया परीक्षा में। वाह! ऐसे एक नहीं मेरे पास, मैं कई अजय उदाहरण। जी सही मैं बताऊँगा, जो मेरे पास बच्चे आते हैं सब इसी बैकग्राउंड से आते हैं। जिनके जो है पुरखे भी पढ़े-लिखे नहीं हैं, जिनके माँ-पिताजी पुरखे कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं की, जिन्होंने कोई सरकारी नौकरी नहीं की, ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं और ऐसे बच्चे सफल होते हैं, तो वाक़ई में लगता है कि जो है, क्योंकि अजय जी देखिए मेरे और आपके घर के अगर बच्चे पढ़ लें, आगे बढ़ जाएँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब हो जब समाज के ऐसे वर्ग के बच्चे, जिनको कोई घर में गाइडेंस देने वाला भी नहीं है। इसीलिए मैं अपने को मानता हूँ कि उनसे भी मैं कमतर आँकता हूँ, उनको मैं श्रेष्ठ मानता हूँ कि ज जिनको कोई नहीं था और उसके बाद भी बच्चे बिना साधन सुविधा के। साधन सुविधा के बच्चे आगे बढ़े। युवा आप जैसे प्रेरक व्यक्ति तो उनके लिए बड़े वरदान साबित हुए हैं। बस एक प्रयास था अजय जी। अच्छा राजीव जी, जैसे बच्चे अब तैयारी करते रहते हैं, अभी लगातार प्रतियोगी परीक्षाएँ हो रही हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको बेसिक टिप्स क्या देना चाहेंगे? उनको कैसे तैयारी करना चाहिए? मैं तो अजय जी यही बोलूँगा कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, सबसे पहले तो वो किसी अच्छे अपने गुरु के पास जाए और जो करना चाहता है वो भी बताए, और उनको अपनी जो है सारी जो उनकी उस बच्चे के अंदर जो खूबियाँ हैं, ख़ासियत हैं और जो कमियाँ हैं, दोनों चीज़ बताएँ। क्योंकि देखिए मैं एक छोटा-सा उदाहरण लेके बताना चाहता हूँ। समाज में मान लीजिए एक लड़कियों के साथ जो बालिकाएँ होती हैं, छात्राएँ होती हैं, उनके साथ क्या है कहीं न कहीं एक पारिवारिक एक दबाव रहता है शादियों का भी। तो मैं हमेशा बच्चियों को बोलता हूँ कि तुमको जो तैयारी करनी है तो तुमको एक टाइमलाइन को भी फिक्स करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे घर वाले जिस समाज से, जिस वर्ग से आप लोग आते हो, वहाँ पर आपको ज़्यादा छूट नहीं मिलेगी, है ना? तो फिर आपको ये करना होगा कि आपको जल्दी से जल्दी करना है। फिर उसी तरह बच्चों को कि अगर मान लीजिए कोई बच्चे अगर पढ़ना चाहता है, तो उसको एक टाइमलाइन लेना पड़ता है कि भई हमको कितने समय में हम ये परीक्षा निकाल दें, है ना? कोई ऐसा नहीं है कि उसका, क्योंकि देखिए अजय जी कोई चीज़ असंभव कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन बात क्या होती है कि हमारे पास समय कितना है, किस तरह से और हमारी खूबी क्या है? हम किस चीज़ में अच्छा है? हमको मैथ्स अच्छा आता है, इंग्लिश अच्छा आता है, या हम बहुत अच्छे ढंग से लिख पाते हैं, कोई बात को लिखने की शैली मेरी बहुत अच्छी है। अगर लिखने की शैली अच्छी है, आप अपने बातों को बहुत अच्छे ढंग से किसी के पास प्रस्तुत कर सकते हो, तो आप पीएससी में जाओ। नहीं, आपके पास मैथ्स, इंग्लिश ये सब है, मैं लिख नहीं सकता हूँ जल्दी फटाफट, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले एग्ज़ाम में जाओ। बहुत अच्छा। है ना? तो इस तरह से तैयारी आपको सबसे पहले आपको तय करना पड़ेगा कि हम कौन-सा करियर चुनना चाहते हैं पहले सबसे बिल्कुल, पहले। है ना? क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए पहले चुनना पड़ेगा। हमारे क्लास में भी, युवा में भी हमने ये किया है कि मॉर्निंग जो हमारा सेशन होता है, मॉर्निंग क्लासेस होते हैं, वो इस तरह के वन डे एग्ज़ाम्स, यानी जो एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होते हैं, आप एक बार दिए, परीक्षा हो गया, रिज़ल्ट आया, पास या फेल उसी में तय हो गया। शाम का जो होता है हमारा यूपीएससी और पीएससी
पैटर्न पर होता है, उसमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया जाता है। वो परीक्षा भी आपको 2-3 चरणों में होती है। पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है। मेंस में 6-7 दिन परीक्षाएँ होती है, आपको अलग-अलग सब्जेक्ट्स के विवरणात्मक लिखने पड़ते हैं। बिल्कुल। इंटरव्यू होता है, तो फिर आपको उस तरह की तैयारी, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके अंदर की जो ख्वाहिश है और आपकी खूबी है, वो दोनों कैसा मैच कर रहा है, बहुत आपके अच्छा। में समय है। फिर आपके पास कितने संसाधन है, वो सब उसके आधार पर जब आप कर लेते हो, ये तय कर लेते हो कि हमको ये करना है, तो सबसे पहले तो ये जो काम है, मैं हर पेरेंट्स से भी, हर अभिभावक से भी, आज जो जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि आप 10वीं से ही आप ये तय कर लो कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है, किस फील्ड में भेजना चाहते हैं। उसके बाद जो है, मैं सबसे बड़ा मानता हूँ परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए, सबसे पहला है न्यूज़पेपर पढ़ना, समाचार पत्र को पढ़ना। वो बच्चा जो है समाचार पत्र को पढ़ने का आदत डाले, है ना? या न्यूज़पेपर कहीं से भी हर चीज़ के बारे में, ताकि अवेयर होना शुरू करे। बहुत अच्छा। और धीरे-धीरे जब वो पढ़ेगा, और उसके फिर हर का एक पैटर्न अलग होता है। लोग अक्सर यहाँ पर क्या करते हैं, या जो लोग फेल्योर होते हैं असफल होने का, उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि लोग सोचते हैं पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं। उसके बाद लगता है कॉलेज में तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है, एमए भी होता है। एमए भी करने लगते हैं। उसके बाद जब लगता है कि अभी, फिर उसको सोचते हैं कि अब क्या करें, कुछ नहीं मिला, कोई बता देता है, नहीं-नहीं टीचर्स का बीएड करने से टीचिंग हो जाता है, तो बीएड कर लेता है। कुछ लोगों को लगता है नहीं-नहीं अब ये तो हो गया, अब क्या करें, लॉ कर लेते हैं कुछ बच्चे। कुछ बच्चे, अभी मेरे को पता चला, कल ही मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग करके वो लाइब्रेरियन बनने के लिए बिलीव या करने को कोर्स करते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, वो अपना सारा समय जो है व्यर्थ के जाया करते हैं। अच्छा। तो बेहतर है कि सबसे पहले आपको क्या बनना है। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, इंजीनियरिंग कर लिए, सर पीएससी करना चाहते हैं। तो क्या है, पीएससी या यूपीएससी करने के लिए आपको जो एक मिनिमम बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो है ग्रेजुएशन। सिर्फ ग्रेजुएशन, और अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी करते हैं तो 3 साल में हो जाता है। और आप कर रहे हो इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग 4 साल में होता है। 4 साल कर लिए, उसके बाद आपने तय किया कि अब हम ये करेंगे। भई बेहतर है कि आप उसी समय तय करो। एक बच्ची आई थी हमारी क्लास में, तो उनको संडे की स्पेशल क्लास में वो उन्होंने यूपीएससी करके आईएएस बना। तो हमारे बच्चे लोग उनसे पूछे कि मैम, आपने कितने साल तैयारी की? तो उन्होंने, कितने साल आपको लगा? तो उन्होंने बोला 5 साल लगा मुझे तैयारी करने में। सब लोग बोले अच्छा दीदी, आप भी ग्रेजुएशन के बाद किए या पोस्ट ग्रेजुएशन कब किए? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं 10वीं के बाद 2 साल मैंने तय कर लिया था, 10वीं के बाद कि मैं यूपीएससी में जाऊँगा। तो इसीलिए मैंने 10वीं में बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी मैंने ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लिए, आर्ट्स लिया। फिर उसके बाद 12वीं के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन भी आर्ट्स से किया। तो मैंने 10वीं से जो 12वीं 2 साल, और 12वीं से जो ग्रेजुएशन 3 साल, 5 साल मैंने ऐसी ही तैयारी की। अगले साल मैंने अटेम्प्ट किया, पहली बार में नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार में मेरा यूपीएससी हो गया। और लोग क्या करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अब सोचते हैं कि हम परीक्षा की तैयारी करें। लक्ष्य पहले से निर्धारित करना लक्ष्य पड़े। पहले से निर्धारित करना है। इसीलिए लक्ष्य अगर पहले से निर्धारित कर लें, तो आपको समय बहुत कम से कम समय खर्च होगा, आप जल्दी से आप उस दौर पर पहुँच पाएँगे। लोग अक्सर यही गलती कर देते हैं। हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि हम कॉलेज गए हैं, पहले कॉलेज की पूरी पढ़ाई करेंगे तब जाके। जबकि और जगह, बिहार, यूपी, दिल्ली में, राजस्थान, इनफैक्ट अब हरियाणा के बच्चे लोग भी ऐसे हैं कि 10वीं से तैयारी कर सोच लेते हैं, और उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर बिल्कुल यही तरीका साफ सही है। जी। अब मैं थोड़ा-सा विभागीय अनुभव का आपका लाभ लेना चाहूँगा। जी, राजीव जी, जैसे अभी नए नौकरी के अलावा भी करियर और बन रहा है व्यापार की तरफ, आप जी, जीएसटी में हैं। जी। क्या संभावनाएँ लगती हैं कि युवाओं को व्यवसाय की तरफ बढ़ना चाहिए आगे? व्यवसाय की संभावनाएँ कुछ अच्छी हैं? देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि भारत अभी जो है, जो भारत की 1994 के बाद से तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी के ने भारत को जो उदारीकरण, वैश्वीकरण के दौर पर, जी। है ना, निजीकरण के दौर पर जो भारत के अर्थव्यवस्था को खोला, उसके बाद ठीक है, शुरुआत में तो हो सकता है उतना ये नहीं हो, लेकिन अभी जो है भारत में अपार संभावना है व्यापार के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चे, बस यही है, एक चीज़ यहाँ पर, एक ही चीज़ है अजय जी, जो मेरी पीड़ा है कि भारत में जो शिक्षा है, वो भारत के युवाओं को सबसे बड़ा रोड़ा बनता है उनके आगे बढ़ने में। आज अब देखेंगे कोई बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए कर रहा है, अब बताइए बीए कर रहा है या बीकॉम कर रहा है या बीएससी कर रहा है, तो
कौन से किस सेक्टर में कहाँ जाएगा नौकरी, उसको कोई उस पढ़ाई के आधार पर नौकरी बिजनेस सेक्टर का तो कोई रोल है के आधार पर नौकरी नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि शिक्षा को जो है रोजगार उन्मुखी बनाया जाए, बहुत अच्छा। है ना। वहां पर शिक्षा जब पढ़ाई हो रहा है कॉलेज में, आपको याद होगा अजय जी, जब हम लोगों के बचपन में आपको याद होगा एक क्लास हम लोगों का जो वोकेशनल एजुकेशन का क्लास होता था, है ना, चाहे उसमें कुछ कढ़ाई हो, बुनाई हो या कारपेंटरी हो, कुछ अलग चीज तकलीफ बने, सूत काटना हो, इस तरह कुछ बताया जाता जी। है। आजकल वो सब अभाव है, वो सब चीज कहीं नहीं है। दो चीज मैं हमेशा अपने बचपन की पढ़ाई से अभी को मिस करता हूँ। एक हम लोगों के समय में एक स्कूल से ही एक सब्जेक्ट हुआ करता था नैतिक शिक्षा का, है ना। वो अब वो नैतिक शिक्षा नाम की चीज नहीं रही। तो बच्चों में जो है अब हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे में वो एथिक्स आ जाए, नैतिकता वाली बात आ जाए, वो वही हमने गायब कर दिया। घर परिवार में वो चीज़ दूर हो गई है। बिल्कुल। समाज में जो है अब नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। अब जो लोग आर्थिक रूप से जितने संपन्न हैं, हम उनकी ही पूजा करते हैं, है ना। मुझे याद है पहले हमारे पिताजी हमारे घर में अगर स्कूटर भी हो और पिताजी स्कूटर में जा रहे हो और सामने से कोई शिक्षक साइकिल में भी आ रहा है, तो पिताजी लोग वहीं स्कूटर खड़े करके खड़े हो जाते थे। वो जब गुजरते थे उसके बाद ही जाते थे। लेकिन आज वो ज़माना नहीं रहा। आज आदमी कार में जा रहा है, शिक्षक साइकिल में जा रहा है या शिक्षक किसी में जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको लगता है शिक्षक जो है हम ₹100, ₹500, ₹1000, ₹5000 दे देंगे, वो ट्यूशन आके घर में हमारा नौकर है। वो आदर और सम्मान कोई को सामान चला गया, तो ये चीज़ है। ठीक दूसरी उसी तरह दूसरा जो है, अगर रोज़गारोन्मुखी शिक्षा अगर हम प्रयास करें स्कूल से ही, एक पीरियड कम से कम हम बच्चों को व्यवसाय से संबंधित अगर पढ़ाएँ, बच्चों को हम बताएँ कि भई कैसा लोन अभी हम जैसे देख रहे हैं कि मुद्रा लोन मिलता है, मुद्रा लोन है या और कई सारे विभाग है ना? कई सारे विभाग जो हैं, जो युवा जो कुछ काम करना चाहते हैं, उसमें लोन्स देते हैं और बहुत ही एकदम सॉफ्ट टर्म्स में, कोई बहुत गारंटी नहीं, कुछ नहीं। और मैं बता रहा हूँ छोटे-छोटे काम आज ऐसे हैं जिसमें कि मैं समझता हूँ जॉब में बड़ा से बड़ा ऑफिसर जितना उसको सैलरी नहीं मिलती होगी, उससे ज़्यादा अगर बिज़नेस करके, और मैं वही बोलता हूँ बगैर कोई गलत किए हुए, वो उससे ज़्यादा कमा सकता है, पैसा उससे ज़्यादा। और उसको अब और समाज में आज के दिन तो कम से कम ये भी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पढ़े-लिखे लोगों की ही नौकरी करने वालों को ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अब वैसी बात नहीं है। आज आप देखते हैं कि जो अगर कोई खेल में बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे हम सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली को देखते हैं। हमने कभी उनको नहीं पूछा कि सचिन तेंदुलकर 10वीं में इंग्लिश में फेल हो गए थे या महेंद्र सिंह धोनी ग्रेजुएशन नहीं कर पाए। लेकिन आज हम उनको क्रिकेट में उनके अच्छे खेल के लिए हमको उनको पूछते हैं। बिल्कुल। वो युवाओं के रोल मॉडल है। उसी तरह से कोई अगर बिज़नेस करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि ओला ओला जो होटल जो चलाने वाले या जो अ, इसका गाड़ी उबर, ज़ोमैटो अलग-अलग ज़ोमैटो, ये सब ऐसे युवा हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, फ्लिपकार्ट वगैरह स्टार्ट किया, सचिन बंसल, ये सब लोग कई लोग हैं हमारे उदाहरण, और इनको बहुत ही सम्मान की नज़र से देखा जाता है, कहीं ऐसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ अगर हम शिक्षा में अगर ये सब चीज़ को शामिल करें स्कूल से, कॉलेज से, एक ऐसा रखें कि जब हम बताएँ कि बच्चों को कि व्यवसाय इस तरह किया जा सकता है, इस तरह से लाभ-हानि हो सकता है, इस तरह से यहाँ लोन्स मिलते हैं, ये तरीका हो सकता है। तो बच्चे को क्या होगा, उस तरह से जाएँगे। और देखिए अजय जी, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे देश में हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो रहा है ना? इतने लोग, जनसंख्या हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या जैसा है। जी। लेकिन क्या है कि हम सिर्फ़ ये हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें कि नहीं-नहीं जनसंख्या है समस्या, बल्कि ये भी तो सोचिए कि ये एक अपार संभावना का समय भी है। जितने लोग हैं उतना बड़ा बाज़ार भी है। जी। तो आप अगर कोई काम करना चाहें, तो आपके लिए कहीं बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में ही अपार संभावना है। तो अगर बच्चे अगर उस ओर आगे बढ़ें, तो बहुत अच्छा है। और मैं तो रायपुर में भी ऐसे कई लोगों को, कई हज़ारों लोगों को जानता हूँ, जो इस तरह से करके सफल हुए हैं। जी। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा राजीव जी, और बहुत ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक बातें आपसे सुनने को मिली। साथियों, ये थे राजीव जी, जो युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद जगाते हैं, एक लाइट हाउस हैं वो, और उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के युवाओं को बड़ी प्रेरणा मिल रही है। आप भी अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कोई व्यावसायिक मार्गदर्शन चाहते हैं तो राजीव जी से मिल सकते हैं। युवा नाम की संस्था है, वेबसाइट में उपलब्ध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। जी, धन्यवाद, साथियों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं श्री महाकाल धाम पॉडकास्ट के के सभी जो
इसमें से जुड़े हुए सभी लोग, खासकर अजय जी, आपका और सभी साथियों को, कैमरामैन साथियों को भी, सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और अपनी बातें रखने की मौका दिया। बहुत बहुत है ना, मैं बहुत आप लोग का आभारी हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। धन्यवाद जी। धन्यवाद।